नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है। और पर्सपेक्टिव आपने सुना होगा, पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य। तो इसको क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य किसको कहते हैं, और इसके बारे में और भी जो डिटेल्स चीज़ें हैं वो उसको हम देखते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है। और ये लैटिन भाषा के पर्सपेक्टिव से बना है। ठीक है। पर्सपेक्ट। ठीक है। ये लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका तात्पर्य है सीन थ्रू, अर्थात ऊपर से नीचे तक देखना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक निरीक्षण करना। ठीक है। यानी किसी चीज़ के परिप्रेक्ष्य में हम जब कुछ बात करते हैं तो हम उसको संदर्भ में लेकर करते हैं। ठीक है। तो इसको हम संदर्भ भी कर सकते हैं। तो और इसका एक मतलब ये होता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी उसके बारे में पूर्ण निरीक्षण करना। ठीक है। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य होता है ये अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित और विशिष्ट दृष्टिकोण से है। ये परिप्रेक्ष्य जो होता है ये अध्ययन का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और विशिष्ट एक दृष्टिकोण है, जो एक विषय को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि परिप्रेक्ष्य में हम एक विशेष सब्जेक्ट का एक विशेष परिप्रेक्ष्य रखते हैं। ठीक है। जैसे हमको यदि इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हमको इकोनॉमिक्स की जो शब्दावली होती है, जो उसका मीनिंग्स होता है हर चीज़ का, वो हमको समझेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। और हर चीज़ के अध्ययन का एक परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है। यानी जब हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे तो हम क्या करेंगे, भौतिक चीज़ों के आधार पर, पदार्थ और द्रव्य के आधार पर चीज़ों को देखेंगे, मनी के आधार पर देखेंगे। ठीक है। और सोशियोलॉजी में क्या है, इसका परिप्रेक्ष्य अलग है। ये अमूर्त है, ये अमूर्त संबंधों का अध्ययन करता है, फिर ये भावनात्मक चीज़ों का अध्ययन करता है। तो इसके अध्ययन का जो परिप्रेक्ष्य होगा, जो संदर्भ होगा वो बिल्कुल अलग होगा, जो तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा, जो शब्दावली होगी वो भी बिल्कुल अलग होगी। ठीक है। प्रत्येक विज्ञान जो है वो घटना, तथ्य और आंकड़ों के वास्तविक रूप को देखने के लिए कुछ दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है। तो परिप्रेक्ष्य मतलब एक चश्मा होता है। यानी जब हम किसी चीज़ का चश्मा लगाकर देखते हैं, तो जैसे वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो हर चीज़ को विज्ञान के पर्पज़ से मानते हैं। ठीक है। जो ज्योतिष लोग होते हैं वो लोग हर चीज़ को ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं। और उसी तरह से अलग अलग विज्ञान के लोग अलग अलग दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। तो जैसे जो बहुत परंपरावादी होगा तो हर चीज़ को परंपरा में ही वो लाकर रख देगा कि हाँ इसके पीछे कुछ ये कारण होगा, ऐसा होगा। ठीक है। तो ये होता है कि हर विज्ञान की एक विशिष्ट विशेषता होती है, एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, एक विशेष चश्मा होता है उसका घटनाओं को देखने का। और ये सब चीज़ें क्या करती है, विशिष्टता प्रदान करती है किसी भी चीज़ को। ठीक है। अब देखिए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जिस दृष्टिकोण से किया जाता है उसे समाजशास्त्री दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है। समाजशास्त्री जो परिप्रेक्ष्य है उसका सामाजिक घटनाओं का अध्ययन उसको किसी एक विशेष दृष्टिकोण से करेंगे। अमूर्त चीज़ों को जानेंगे, व्यक्ति के अंदर की चीज़ें को जानने के लिए, तो उसको समाजशास्त्री दृष्टिकोण कहेंगे। और ये 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसमें देखिए एक एक भाग ऐसा है जिसमें हम समाज, समूह, सामाजिक अंतःक्रिया, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है समाज का, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको समझते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सब चीज़ें जानते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए सामाजिक, और दूसरा जो होता है सामाजिक व्यवस्था पर जो अन्य कारक है उनका जो प्रभाव है उसके बारे में चीज़ें इसमें होती है कि अन्य कारकों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कार्य कारण संबंध क्या है, आंतरिक चीज़ें क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए क्रिकेट का कोई मैदान है, कोई खेल है, क्रिकेट चल रहा है, तो अलग अलग विज्ञानों के स्पेशलिस्ट को वहाँ बैठाया जाएगा। जैसे अर्थशास्त्री को बैठाया जाएगा कि आप इसका निरीक्षण कीजिए, तो वो इसके इकोनॉमी के बारे में सोचेगा कि हाँ इसमें सट्टा लगेगा तो कैसा पैसा आएगा, और इसके अरेंजमेंट में कितना पैसा लगा है। ठीक है। कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पैसे में लोगों को पसंद आया। ठीक है। तो जैसे होता है ना कि बोली लगाना, तो ये सब चीज़ें होती है। तो इकोनॉमिक्स का यदि कोई स्पेशलिस्ट होगा तो वो इकोनॉमी की दृष्टि से चीज़ों को देखेगा। कोई रसायन शास्त्री होगा तो रसायन शास्त्र की दृष्टि से देखेगा। मनोवैज्ञानिक होगा तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस खेल के मैदान का अध्ययन करेगा। भूगोलवेत्ता होगा तो वो देखेगा कितने बाई कितने का मैदान है, कितने इंच की क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन जब समाजशास्त्री अध्ययन करेगा तो उसमें वो सामाजिक संबंधों को देखेगा कि हाँ समूह है और समूह के लोगों के बीच में अंतःक्रिया हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है, ये सहयोग के माध्यम से व्यक्ति जो है कार्य कर रहे हैं, संघर्ष हो रहा है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से वो क्या करेगा, समाजशास्त्री संबंध का अध्ययन करेगा। ठीक है। यानी वो जो खेल का मैदान है वो अलग अलग शास्त्र के विद्वान के लिए अलग अलग हो जाता है बिल्कुल, और अलग अलग ढंग से, अलग अलग दृष्टिकोण से वो अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जबकि खेल बिल्कुल सेम होता है।
अब देखिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है मानविकी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो यानी समाजशास्त्र में जितने भी अध्ययन की पद्धतियां हैं इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या फिर जो मानवीय परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के जो विद्वान होते हैं वो मानते हैं कि बिल्कुल जैसे साइंस में होता है कि हम इतना बूंद ये केमिकल मिलाएंगे तो ये इस कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी बार भी उस केमिकल को मिलाया जाएगा वो उस कलर बिल्कुल वैसा ही कलर वो छोड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अलग अलग गैसें होती हैं, उनका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे लाफिंग गैस हो गई, जब भी उसको ओपन किया जाएगा तो लोगों को हंसी ही आएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं विज्ञान में कि ये सार्वभौमिक होता है। ये आप कहीं पे भी, कनाडा में आप यदि लाफिंग गैस छोड़ेंगे तो भी लोग हंसेंगे, इंडिया में छोड़ेंगे तो भी हंसेंगे, पाकिस्तान में छोड़ेंगे तो भी हंसेंगे। ठीक है, तो सार्वभौमिक है, एक ही जगह पे यदि वो चीज़ की जाती है तो वो मिल जाती है। ठीक है, सेम परिणाम देता है। तो ऐसा ही मानते हैं समाजशास्त्र के जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विद्वान हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक जैसा कार्य कर रहा है तो सेम सिचुएशन में सेम कार्य होते हैं। ठीक है, मानवीय व्यवहार के कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसी प्रविधियां होती है जो बिल्कुल समान चीज़ें करते हैं। तो उसी के आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं यदि वो माता पिता को बहुत लड़ते हुए देखते हैं, घर में बहुत गाली गलौज का माहौल है, एक दूसरे को पीटा जाता है, तो इस तरह का माहौल है तो बच्चे बड़े होकर अपराधी बनते हैं। ठीक है, और तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक है। टूटे हुए परिवारों में अपराध जन्म लेता है। तो उसी तरह से और भी चीज़ें हैं कि जब भी कोई लड़की है, किसी की शादी होती है तो अलग दूसरे घर में जाती है तो उसका पुनः सामाजिकरण होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, जब भी किसी लड़की का विवाह होता है तो अलग अलग घर में अलग अलग प्रकार से उसका सामाजिकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है। तो इसके जो विद्वान हैं ऑगस्ट काम्टे, स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पैरेटो और पार्सन्स, तो ये पूछा जाता है कि कौन इसमें से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अपनाता है। तो याद रखिए ये सारे के सारे जो थिंकर्स हैं वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। अब देखिए इसमें 1952 से 1965 ईस्वी के बीच जो है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का वर्चस्व था। ठीक है, इस समय जितने भी अनुसंधान कार्य हुए ज़्यादातर वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुए। अब देखिए मानवीय परिप्रेक्ष्य क्या है, इसमें व्यक्ति के दृष्टि से समाज का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यक्ति समाज को कैसे देखता है, किसी घटना को कैसे देखता है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व है, जैसे भावना है, विश्वास है, विचार है, दृष्टिकोण है, इच्छाएं हैं, ठीक है, उद्देश्य है, व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मानवीय परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज़ें हैं। तो व्यक्ति की जो आंतरिक चीज़ें होती हैं वो सब इसमें देखा जाता है। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सबसे पहले चुनौती जो है वो डिल्थे ने दिया था। ठीक है, तो और ये जो मानविकी परिप्रेक्ष्य है वो इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से कुछ विद्वान जो थे वो असंतुष्ट थे और वो चाहते थे कि इसके विपरीत, यानी जो मानव की जो आंतरिक चीज़ें हैं, जो संबंधों की बिल्कुल गहनता है, उसको हम कैसे समझेंगे, इसके लिए उन्होंने ये विधि अपनाई, इसको शुरू किया गया। और फिर देखिए समाजशास्त्रीय अध्ययन के उपागम यानी अप्रोचेस जो है सोशियोलॉजी के, और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है परिप्रेक्ष्य से यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन से अप्रोच से कौन सा विद्वान जुड़ा है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, कैसे क्या है, तो इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए ऐतिहासिक और विकासीय उपागम, इसमें इतिहास के प्रारंभिक अवस्था से लेकर जो 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 आगे बढ़ते गए हैं आगे तक, फिर आधुनिक मानव का जो विकास हुआ, यानी पहले मानव लंगूर के जैसा था, वो बोल नहीं पाता था, गले की जो नसें थी बहुत मोटी थी तो आवाज़ नहीं निकलती थी किसी तरह से, फिर धीरे धीरे वो आवाज़ निकालना शुरू किया, फिर धीरे धीरे जो है शरीर से बाल कम होने लगे, रंग चेंज होने लगा, लोग बोलने लगे, बात करने लगे, चेहरा चेंज होने लगा, फिर मानव विकास होते होते फिर आज जो है आधुनिक मानव आपको बहुत ही स्मार्ट दिखने लगा। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक विकास यानी जो शुरू से प्रारंभिक अवस्था से लेकर अब तक जो विकास हुए हैं, तो ये सब चीज़ें ऐतिहासिक यानी इतिहास की बात ये कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए उस उपागम में काम्ट, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मार्गन और सोरोकिन है। ठीक है, तो काम्ट ने 3 प्रकार के स्तर बताए थे, कौन कौन से, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर। धार्मिक स्तर में क्या था, राजतंत्र था। सबसे पहले लोग धर्म के आधार पर राजा जो है शासन करता था, लोग जो है उनके शासन में होते थे। ठीक है, राजा जो बोल देता था वही ईश्वर की आज्ञा मानी जाती थी, तो सबसे पहले ये था। उसके बाद क्या आया, तात्विक स्तर आया, यानी धीरे धीरे लोग ज्ञान प्राप्त करने लगे, सोचने लगे, पुनर्जागरण काल में लोगों के अंदर चेंजेस आए, वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत तर्क से भी सोचने लगे कि हाँ ये बात सत्य तो है, जो ये विद्वान बोल रहा है ये सत्य तो है। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्षवाद यानी धीरे धीरे ईश्वर को भी लोग नकार दिए,
और बिल्कुल जो प्रत्यक्षवादी चीज़ें बोलते हैं, जो जो दिख रहा है वही सत्य है, ईश्वर हमें दिख नहीं रहा इसलिए वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो 3 प्रकार के स्तर। फिर स्पेंसर ने क्या बोला है, उन्होंने भी 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, शिकारी अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषक अवस्था और औद्योगिक अवस्था। तो शिकारी अवस्था में क्या था, लोग शिकार करते थे और कंदमूल फल इकट्ठा करते थे, शिकार इकट्ठा करते थे और उसी को खाते पीते थे। फिर पशुचारण यानी पशु पालने लगे, वो एक जगह रहने लगे, फैमिली बन गई और धीरे धीरे संस्थाएं बनने लगी। फिर कृषक अवस्था आया, कृषक अवस्था में क्या हुआ कि लोग बिल्कुल कम्युनिटी वाले हो गए, सामुदायिक हो गए। फिर औद्योगिक अवस्था आया, यह विध्वंस की अवस्था थी और इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। तो आज का जो मानव है वो औद्योगिक अवस्था में है। ठीक है, तो स्पेंसर ने ये बोला है। कार्ल मार्क्स ने 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, उद्विकासी जो उन्होंने बात किया है इतिहास के कालों की, उसको हम देखेंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स का सबसे पहले आदिम साम्यवाद का बात किया उन्होंने। ठीक है, आदिम साम्यवाद आया जिसमें वर्गहीन था, वो कोई वर्ग नहीं था, कोई कहीं पे भी किसी के भी साथ रहता था। ठीक है, फिर दासत्व आया, यानी जो आदिम साम्यवाद था उसमें कोई वर्ग नहीं था, कोई एक दूसरे पे कोई भी हावी नहीं था। ठीक है, सभी लोग बिल्कुल जानवर जैसा जीवन जीते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ बलशाली लोग थे जो आसानी से शिकार कर लेते थे, या फिर जो कुछ सुंदर लोग थे, या फिर किसी भी आधार पर वर्चस्व कुछ लोगों का अन्य लोगों पर हो गया जो कमज़ोर थे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो दास बन गए। धीरे धीरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, तो दास वर्ग आया और दास और मालिक के बीच में खाई जो है बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये मैंने उनके सिद्धांत में बताया हुआ है कार्ल मार्क्स के। फिर पूंजीवादी अवस्था आई, पूंजीवादी में क्या हो गया, पूंजीपति होता था, फिर श्रमिक होता था। ठीक है, नहीं सॉरी, दास के बाद आया सामंतवादी अवस्था। ठीक है, तो सामंतवादी में क्या हुआ, कृषक की तरफ जब लोग मुड़े तो जो कृषि दास होते थे वो और सामंत, ठीक है, यानी जो कृषि श्रमिक होते थे और सामंत होते थे, सामंतों का उन पर अधिकार होता था और उस समय अर्निंग का कोई भी साधन नहीं था, कृषि के आधार पर ही लोग अपना भोजन करते थे। तो क्या हुआ कि जो सामंत होते थे उन पर अत्याचार करते थे। ठीक है, और उनको ये मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कि हाँ अगर इनके पास खेती नहीं रहेगी तो ये खाने को मर जाएंगे, इसलिए मेरी सारी बातें को मानेंगे, तो बहुत ज़्यादा भयंकर शोषण होता था। फिर पूंजीवाद आया, पूंजीवाद में क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी और फैक्ट्री के जो मालिक होते थे वो मजदूरी बहुत कम देते थे और मजदूरी करवाते थे उनसे, और अर्निंग की कोई और चीज़ें नहीं थी, तो मजदूर लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी शोषण हुआ। फिर साम्यवाद आया, साम्यवाद में क्या, वर्गहीन समाज हो गया, यानी शोषण को झेलते झेलते एक दिन जो श्रमिक था वो क्या किया, सर्वहारा के अधिनायकत्व का समाज बन गया। ठीक है, उसने ज़बरदस्ती चीज़ों को छीन लिया और ये पूरी क्रांति के माध्यम से वो साम्यवादी समाज में आ गया। ठीक है, तो ये 5 स्तर उन्होंने बताए थे कार्ल मार्क्स ने। फिर दुर्खीम ने देखिए क्या बताया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उन्होंने पूरे औद्योगिक समाज और औद्योगिक समाज, ठीक है, यानी जो पहले का समाज था, जो सामूहिक चेतना जिसमें थी और बिल्कुल लोग यंत्रवत जीवन जीते थे, परंपराओं से जुड़े थे, वो व्यक्तिगत थिंकिंग उनके अंदर कुछ नहीं थी, कुछ वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते थे, ये सब चीज़ें नहीं करते थे। तो उससे जब उनकी जनसंख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई, उस भौगोलिक क्षेत्र में, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते थे, जब जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ कि उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। जब आवश्यकताएं बढ़ी तो समाज की जिम्मेदारी हो गई कि उनकी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि औद्योगिक समाज, यानी फिर वो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में एक नया बदलाव आया और वो था औद्योगिक समाज। स्वाभाविक संरचना बनी इसमें और स्वाभाविक संरचना के माध्यम से लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की गई। जनसंख्या घनत्व के माध्यम से क्या हुआ, श्रम विभाजन बढ़ा। ठीक है, विशेषीकरण बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने दुर्खीम के सिद्धांत में आपको अच्छे से बताया भी है और इसमें पूर्व औद्योगिक समाज और औद्योगिक समाज की बात की गई है। ठीक है, अब मार्गन की देखिए, मार्गन ने जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था, 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो जंगली अवस्था आप जानते ही हैं कि जब मनुष्य आधा जानवर था, और इन्होंने देखिए 1877 में एक पुस्तक लिखी थी, एंशिएंट सोसाइटी। ठीक है, तो एंशिएंट सोसाइटी में उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के विकास के 3 स्तर बताए थे। पहला था जंगली अवस्था, दूसरा बर्बर अवस्था, तीसरा था सभ्य अवस्था। ठीक है, तो जंगली अवस्था क्या था, मनुष्य का बिल्कुल जब जानवरों के समकक्ष जीवन था, तो वो जंगली अवस्था था। बर्बर में क्या था कि मनुष्य के पास सभ्यता का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था, जैसे वो आग जला लेता था। ठीक है, वो जानवरों को मार के उसको भून के खा सकता था। ठीक है, वो बच्चे पैदा कर लेता था और वो फैमिली में उस समय उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ये सब चीज़ें थी।
तो फिर सभ्यता का जब विकास हुआ वो तब हुआ, यानी बर्बर अवस्था में कम्युनिटी बन चुकी थी, समुदाय में लोग रहते थे, जीवन शैली बन चुकी थी एक, लेकिन साक्षर नहीं थे वो, उनके पास सभ्यता नहीं थी। तो सभ्य अवस्था तब कही जाती है जब व्यक्ति के पास ज्ञान हुआ, सभ्यता का, ठीक है, यानी जो साक्षर जो होता है कि अक्षर का ज्ञान जब व्यक्ति को हुआ तभी से सभ्यता का स्तर शुरू हुआ, ठीक है। यानी 3 अवस्था है, जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था, ये आप जान गए। अब देखिए सोरोकिन का क्या है, ठीक है। तो इन्होंने देखिए आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति, 3 प्रकार की संस्कृतियाँ बताया था इन्होंने। और इन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले आध्यात्मिक संस्कृति की तरफ लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे वो भौतिकवादी संस्कृति बनते हैं, के अंग बनते जाते हैं, ठीक है। तो बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जब व्यक्ति अध्यात्म को छोड़ते रहते हैं और भौतिकवाद को अपनाते रहते हैं। इसके बीच की जो अवस्था है वो आदर्शवाद है, ठीक है। तो ये उन्होंने 3 प्रकार के संस्कृति के मध्य जो व्यक्ति का उद्विकास होता है इसके बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से इसलिए डिस्क्राइब कर दी ताकि आपका ये भी तैयार हो जाए, ठीक है। अब देखिए संरचनात्मक प्रकारात्मक जो उपागम है, इसमें मेलिनोव्स्की, ब्राउन, मर्टन, पार्सन्स, ये सारे के सारे लोग हैं। तो संरचनात्मक प्रकारवाद का मतलब क्या होता है, देखिए कि कोई भी संरचना बनती है तो अनेक इकाइयों से मिलकर बनती है, ठीक है। छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उसे मिलकर बनाती है। जैसे एक धर्म है, धर्म के अंतर्गत भी ढेर सारी इकाइयाँ, जैसे मंदिर है, चर्च है, ठीक है, वहाँ पे भी उनके पादरी होंगे, सहायक पादरी होंगे, पुजारी होंगे, सहायक पुजारी होंगे, बुजुर्ग पुजारी होंगे, ठीक है, और महंत होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, उसमें भी संरचना बनी, संरचना में भी संरचना बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इकाइयाँ अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जैसे धर्म की आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो वो इकाई कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो समाज में अगर धर्म नहीं रहेगा तो भी नहीं चलेगा, समाज में यदि आर्थिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो भी नहीं चलेगी। फिर आर्थिक व्यवस्था ने क्या किया, अपनी आवश्यकता की पूर्ति की, ठीक है, वो इकाई पूरी कंप्लीट हुई। फिर इमोशनल चीज़ें जो है, जो जैसे फैमिली है, प्रेम है, सद्भाव है, दृष्टिकोण है, इनकी भी आवश्यकता की पूर्ति हुई, ये भी अपना कार्य किए। तो इस तरह से क्या हुआ, समाज जो है वो चलता है संरचनात्मक प्रकारवाद में। इसमें समाज यदि प्रत्येक इकाई अपना अपना कार्य अच्छे ढंग से करे तो समाज का संगठन जो है वो बना रहता है, सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती है। तो यही है संरचनात्मक प्रकारवाद। और प्रकारवाद और संरचनात्मक प्रकारवाद में क्या अंतर है ये मैंने एक वीडियो में भी बताया है, ठीक है। उसको संरचनात्मक प्रकारवाद का एक जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो थिंकर है वो मेलिनोव्स्की, ब्राउन, मर्टन, पार्सन्स है, इनके सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिए हैं। और उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करना यहाँ पे बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले से ही अच्छे से बता दिया और ये सब आपको पढ़ना अनिवार्य भी है आपके अन्य जो यूनिट्स हैं उसके लिए, ठीक है। अब देखिए तुलनात्मक उपागम, इसमें 2 या 2 से अधिक सामाजिक तथ्यों की तुलना की जाती है। और इसमें जो प्रमुख विचारक है वो दुर्खीम हैं और मैक्स वेबर हैं। इन्होंने आत्महत्या सिद्धांत दिया। दुर्खीम ने 11 देशों से आंकड़े इकट्ठे किए, 26,000 आत्महत्याओं की को देखकर उन्होंने तुलना करते हुए कि हाँ इस प्रकार की आत्महत्या हुई है तो वो अहमवादी आत्महत्या है, इस प्रकार की हुई है तो परार्थवादी है, ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग आत्महत्याओं की तुलना करके लोगों की बताया कि ये हाँ ये आत्महत्या की ये सिद्धांत है, ठीक है। और देखिए मैक्स वेबर का जो धर्म सिद्धांत है, उन्होंने आर्थिक कारकों का धर्म पर प्रभाव जो बताया था। तो इन्होंने भी विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था और तुलना करते हुए चीज़ों को बताया था। तो ये 2 सिद्धांत जो है मैक्स वेबर का सिद्धांत और दुर्खीम का, ये दोनों तुलनात्मक उपागम में आता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इनका ये सिद्धांत किस उपागम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। संघर्ष उपागम के जो प्रवर्तक है वो कार्ल मार्क्स हैं और इस उपागम में के जो अन्य विद्वान हैं हीगल है, डेरेनडार्फ है, कोजर है, कोलिंस है, ठीक है, हैबरमास हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये लोग संघर्ष के माध्यम से समाज की बात करते हैं कि हाँ समाज में केवल संघर्ष सहयोग ही नहीं बल्कि संघर्ष भी है, प्रतिस्पर्धा भी है और इसी के माध्यम से समाज जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब इनके से सारे के सारे थिंकर्स के जो सिद्धांत अलग अलग थिंकर पे एक पूरा वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अभी तो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, यूनिट 1 चल रहा है और यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद फिर और भी 2 यूनिट है, वो तो बहुत जल्द ख़त्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 दिन में या फिर 2 दिन में 1 यूनिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हर यूनिट का जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन मिलता है आपको, वो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, उसका आंसर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट के एक ही जगह सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जो आपको मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इतने ज़्यादा जब 1 यूनिट से मिला हुआ है, अभी आगे और भी ज़्यादा मिलेगा आपको, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनाता है वो उसी में से बनाएगा, ज़्यादा बहुत दूर नहीं जाएगा, बहुत ढूंढेगा नहीं।
ऐसा हायर में नहीं होता है कि बहुत ढूंढ के क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है, इसके लिए वीडियो बनने वाला है। दरअसल इसमें थोड़ा सा फ्लैट चेंजिंग का थोड़ा सा चल रहा है, तो इसलिए माइंड सेटअप जो है बहुत अच्छा बन नहीं पाया अभी। ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हो सकता है कल वीडियो भी ना आए, क्योंकि थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग का तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपका कोर्स तो कंप्लीट हो ही रहा है, कोर्स तो आपका इधर उधर कहीं जा नहीं रहा है। जल्द ही सब कुछ करके फिर आपका हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट लिया जाएगा जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, और उसके बाद टेस्ट आपके ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है आपकी चीज़ें क्लियर होंगी जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी जो उपागम है, इसमें शिकागो संप्रदाय के प्रमुख विद्वान आते हैं प्रतीकात्मक में। इसमें मीड है, कूले हैं, ब्लूमर हैं, ये सारे के सारे लोग हैं। ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी उपागम में आते हैं। जैसे प्रतीकों के माध्यम से जो अंतःक्रिया की जाती है, जैसे मैंने किसी को अगर चुप कराना है तो एक उंगली हमने ओठों पर रखी, वो व्यक्ति चुप हो गया। ठीक है, किसी को आंखें दिखा दी तो उसका भी कई मतलब होता है। यदि हम तेज से बोल दिए तो उसका भी कई मतलब होता है। एक ही शब्द का अलग अलग मतलब होता है। जैसे मतलब अच्छा शब्द अगर लिया जाए तो अच्छा, तो हम बोलेंगे अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, हम ये चीज़ समझ रहे हैं। और अगर हम आश्चर्य से बोलेंगे अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, आश्चर्य है। ठीक है, और अगर हम गुस्से में बोलेंगे अच्छा, ठीक है, तो ये क्या है, ये गुस्से में बोला कि अच्छा रुको अभी बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इसमें चीज़ें छिपी होती हैं। एक ही शब्द है, उसको हम अगर टोन चेंज कर देंगे तो प्रतीक होती है। यही प्रतीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यही है। जैसे कोई नृत्यांगना होती है, यदि नृत्य करती रहती है तो उसकी आंखों के हाव भाव से, उसके हाथों के हाव भाव से हम समझ जाते हैं कि ये क्रोध में है। फिर जैसे वो मुस्कुराने वाला करती है तो वो बोलती नहीं है कुछ, तो उसके आंखों के, उसके हाथों के, उसके शरीर के अन्य एक्टिविटी से हम समझ जाते हैं कि हाँ ये नृत्यांगना है, ये अपने नृत्य के माध्यम से ये कहना चाहती है। ये क्या है, संघर्षवादी उपागम है। फिर देखिए ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी उपागम है। ठीक है, मीड का ब्लूमर का सिद्धांत मैंने इसमें दे दिया है, और इसमें 2 ही सिद्धांत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीड और ब्लूमर। अब देखिए घटना क्रिया विज्ञान क्या है, इनको हम देखेंगे। तो घटना क्रिया विज्ञान उपागम जो है, इसके जनक हर्सल है, और समाजशास्त्र में इसे लाने का जो श्रेय है वो अल्फ्रेड सूज को जाता है। यानी समाजशास्त्री प्रघटना शास्त्र के जनक अल्फ्रेड सूज हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति होता है और उसकी एक दुनिया होती है। ठीक है, जैसे फैमिली है, आसपास के लोग कैसे हैं, कैसा एरिया है हमारा, स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है, या फिर वहाँ पे प्रकृति को कैसे लिया जाता है, परंपराएं किस ढंग की है, तो उसी के हिसाब से व्यक्ति की सोच होगी। व्यक्ति किसी भी चीज़ को उन्हीं सब के संदर्भ में सोचेगा। ठीक है, तो ये है प्रघटना क्रिया विज्ञान। यानी एक घटना दे दी जाती है 10 लोगों को, और उनकी व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति उसकी अलग अलग व्याख्या करेगा। ठीक है, जैसे कोई लड़की अगर किसी गांव से, किसी एरिया से गायब हो जाती है, तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये अपने प्रेमी के साथ चली गई। कुछ लोग कहेंगे कि इस लड़की का अपहरण हुआ है, हमें तुरंत इसकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कुछ और कहेंगे कि ये लड़की थी, इसके घर वाले ऐसा करते थे, क्या पता वो लोग कहीं गायब कर दिए हों। कुछ लोग कुछ और कहेंगे। तो हर व्यक्ति जो है वो उसको अलग दृष्टिकोण से देखेगा, एक ही घटना को वो अलग अलग ढंग से मानेगा। ठीक है, यही घटना क्रिया विज्ञान है। यानी घटना को व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना, अलग अलग व्यक्तियों के दृष्टिकोण को घटना में समाहित करना, यही घटना क्रिया विज्ञान है। अब लोक विधि विज्ञान देखिए क्या है। ठीक है, इस पे भी वीडियो बन चुका है वैसे, और इसमें जो उपागम है ये उपागम हेराल्ड गारफिंकेल ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसकी एक दुनिया होती है। जैसे अगर आप मछुआरों के समाज में जाएंगे तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, सब कुछ एक बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, उनकी जीवन शैली अलग होगी। किसी विशेष जनजाति में हम चले जाएं, यानी लोगों ने जो अपनी दुनिया बना रखी है, जो उन्होंने परंपराएं विकसित कर रखी हैं, ठीक है, अपने मौसम के अनुसार, अपने भौगोलिक एरिया के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार, उन लोगों ने क्या किया है, एक चीज़ बना कर रखी है। हाँ, विवाह हमारे यहाँ ऐसा होगा, हमारे यहाँ बहुत ऐसे साधन नहीं कि हम लोगों को खिला पिला पाएँ। ठीक है, हमारे बहुत ज़्यादा खर्च ना कर पाएँ, तो इसलिए क्या होगा कि हमारा विवाह की पद्धति ऐसी रखेंगे। तो जनजातियों ने जब रहना शुरू किया, जब उन्होंने अपने लिए परंपराएं बनाई, अपने लिए प्रथाएं बनाई, अपने लिए रीति रिवाज बनाए, तो उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रख कर के अपनी दुनिया बनानी थी उनको, और उस दुनिया को उन्होंने अपनी इच्छा से बनाया।
तो लोक विधि विज्ञान का मतलब है कि किसी दुनिया में अगर हम घुसते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जारवा जनजाति है, वो अभी तक सभ्यता के संपर्क में नहीं आई है, वहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते, वहाँ के लोग वही खाते हैं जो वहाँ पे मिलता है, और कभी भी वो किसी डॉक्टर्स के पास नहीं गए, कोई भी एजुकेशन उनके पास नहीं पहुँची है, वो बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं हमारी दुनिया के बारे में, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये उनकी दुनिया है, उन्होंने अपने हिसाब से परंपराएं बनाई हैं, अपने हिसाब से प्रथाएं बनाई हैं, अपने हिसाब से जीवन बनाया है कि बच्चे पैदा होंगे तो ये होगा, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई तो ये जड़ी बूटी हम उसको देंगे, तो ये पूरी उनकी दुनिया है। इसके बाहर वो परंपराएं नहीं चलती, इसके बाहर वो भाषा नहीं चलती, इसके बाहर कुछ भी नहीं चलता। तो लोक विधि विज्ञान का मतलब है कि जब कोई समाजशास्त्री इसमें घुसेगा, उनके एरिया में घुसेगा, उनके समुदाय में जाकर वो अध्ययन करेगा, तो वो उस दृष्टि से करेगा जिस दृष्टि से वो उसको देखते हैं, ठीक है। यानी हम किसी दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से उनकी परंपराओं को जब देखेंगे तब जाकर अध्ययन करेंगे। जैसे एस्किमो जनजाति है, वहाँ पे जैसे ही लड़के की शादी होती है वो अपने माता पिता को मार देता है जान से, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ये नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अगर कोई समाजशास्त्री जो यहाँ की सोसाइटी में पला बड़ा है, यदि वहाँ पे जाता है, वो अध्ययन करता है, तो उसकी नज़र में बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा वो। काफ़ी लंबा चौड़ा उसके लिए लिखेगा कि यहाँ के लोग गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है। जबकि वहाँ के लोगों की दृष्टि से वो परंपराएं उनके लिए अच्छी है, क्योंकि उनके यहाँ खाने पीने को बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, तो वृद्धों को मार के जवान जो होते हैं उनको वो लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि ऐसी परंपराएं इसीलिए बनाई गई होंगी। तो अगर हम किसी की दुनिया में घुसते हैं, अगर हम किसी स्पेशल समूह के अंदर घुसते हैं अध्ययन करने के लिए, तो उनकी परंपराओं को जब उनकी दृष्टि से देखेंगे कि ये परंपराएं क्यों बनी, क्यों इसका पालन किया गया, ठीक है, ऐसी विवाह की पद्धति यहाँ पे क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो हम उनकी दृष्टि से जब देखेंगे तो ही हम उनका असली मतलब समझ पाएंगे। ये कहता है लोक विधि विज्ञान। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आंचलिक समाजशास्त्र, ये भी देखिए वही चीज़ है। आंचलिक समाजशास्त्र का मतलब है कि जब हम किसी भौगोलिक एरिया में प्रवेश करें, जब हम किसी के समाज में जाएं, किसी की दुनिया में जाएं, तो हम वहाँ के और भी चीज़ों को ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है वहाँ के लोग मांसाहारी होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अनाज नहीं हो सकता, उनके यहाँ खाने पीने की चीज़ें बहुत सीमित होती है। तो हम उनको देखकर घृणा ना करें कि अरे ये तो जानवर को सीधा काटते हैं और कच्चा ही खा जाते हैं ये, ठीक है। तो उनको देखकर हम घृणा नहीं कर सकते। आंचलिक समाजशास्त्र यानी यहाँ पर ये परंपराएं हैं, इसका मतलब ये इस भौगोलिक एरिया का अंग है, ये भौगोलिक भिन्नता का अंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आंचलिक समाजशास्त्र में समझते हैं। इसके बारे में राधाकमल मुखर्जी ने प्रादेशिक समाजशास्त्र की बात की थी। अब देखिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो इसके बीच में आया था। टायलर को धर्म और संस्कृति का अध्येता कहा जाता है। इनकी प्रमुख अवधारणाएं हैं जंगली दार्शनिक, संस्कृति अवशेष, परिहार संबंध, कुवैत प्रथा, माध्यमिक संबोधन, देवर विवाह, विलिंग सहोदरज विवाह और जीववाद, ठीक है। तो परिहार संबंध इन्होंने दिया है, और परिहास संबंध किसने दिया है, रेडक्लिफ ब्राउन ने, ठीक है। परिहास का मतलब होता है जिससे हंसी मजाक का संबंध हो, जैसे देवर भाभी में संबंध हंसी मजाक का होता है। और परिहार का मतलब होता है कि जिनसे हम पर्दा करते हैं, जिनसे दूर रहते हैं, जैसे ससुर जी हो गए, जेठ जी हो गए, ठीक है, तो ये लोग होते हैं। और बाकी ये सब चीज़ें आपको उसमें मैंने बताया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट वाला मैंने वीडियो बनाया था। अब देखिए टायलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के विश्लेषण में सामाजिक गणित यानी सांख्यिकी का प्रयोग किया। तो समाजशास्त्र के अध्ययन में सबसे पहले जो है सांख्यिकी का प्रयोग इन्होंने किया। इसके पहले सांख्यिकी का प्रयोग नहीं होता था, और इसी के माध्यम से इन्होंने 280 समाजों का अध्ययन किया था, ठीक है। और इन्होंने देखिए उत्तरजीविता कौशल का भी प्रयोग किया कि व्यक्ति की उत्तरजीविता जो होती है, यानी व्यक्ति क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिराफ जो होता है तो उसकी गर्दन लंबी क्यों हुई, जब छोटी छोटी घास जो थे वो सूख गए, जब वो ख़त्म हो गया तो उनको जीवन बचाने के लिए कुल जो पेड़ पे जो पत्ते थे वही बचे थे, उसी को खाना था, तो गर्दन को लंबी करके वो उसको खाते थे, ठीक है। तो ये क्या उत्तरजीविता कौशल है, अपनी कौशल का यूज करके उत्तरजीविता को बनाए रखे हैं, ठीक है। तो यही है उत्तरजीविता कौशल, और ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तरजीविता कौशल के बारे में किसने बताया है, तो किसने बताया, टायलर ने। देखिए लुडविग गुम्प्लोविच ने संघर्ष समूह की बात कही, तो संघर्ष समूह की बात किसने कही, गुम्प्लोविच ने, ठीक है। रोजन हॉफर ने अनंत इच्छाओं के बीच संघर्ष की बात की कि हमारी ये इच्छा होती है, फिर ये इच्छा होती है, फिर इससे ये इच्छा टकराती है, अगर इसको पूरा करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे मन में जो द्वंद्व चलता है, इसके बारे में इन्होंने संघर्ष की बात की।
और इस तरह के जो स्ट्रेंज क्वेश्चंस बनते हैं, इससे एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टी.एन. कॉर्वर ने मानव इच्छाओं के बीच संघर्ष की बात की कि जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं उनके बीच जो संघर्ष होता है, ठीक है, इन्होंने भी और रोजनहॉफर ने दोनों की कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए, समाजशास्त्रीय अध्ययन में लिपले ने सर्वप्रथम व्यक्ति के अध्ययन विधि का, सबसे पहले व्यक्ति के अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसने किया था? लिपले ने किया था। और मार्गन ने आधुनिक राज्य की उत्पत्ति में नातेदारी को प्रमुख माना। मार्गन ने जो आधुनिक राज्य की उत्पत्ति हुई है वो उसमें नातेदारी को उन्होंने प्रमुख माना कि नातेदारी के कारण ही राज्य बना है, यानी नातेदारी व्यक्ति बना, पहले संबंध बने, संबंध जो है बढ़ते 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 वो समाज का रूप ले लिए, और समाज ना होता तो आधुनिक समाज, आधुनिक राज्य नहीं बनता। तो यही बात उन्होंने मार्गन ने बताई है। तो ये सब सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो संडे से वीडियो कंटिन्यू आएगी। इधर बीच में थोड़ा सा शिफ्टिंग का मैंने आपको बताया था कि शिफ्टिंग करनी है, तो इसलिए संडे से कंटिन्यू रहेगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक बार कंटिन्यू होगा तो जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है।